हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में नेटवर्किंग की लास्ट क्लास में हमने पढ़े थे नेटवर्क टोपोलॉजीज। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेटवर्क डिवाइसेस। नेटवर्क डिवाइसेस में सबसे पहले नेटवर्क डिवाइसेस क्या होती है? नेटवर्क डिवाइसेस वो सारी डिवाइसेस होती हैं जो नेटवर्क में अलग अलग फंक्शंस, अलग अलग चीज़ें हमें अवेल कराती हैं और नेटवर्क को इजी टू यूज़ बनाती हैं, उसकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ाती हैं। तो इनमें सबसे पहले नेटवर्क डिवाइस में हम सबसे पहला डिवाइस जो पढ़ रहे हैं वो है रिपीटर। रिपीटर्स वर्क ऑन फिजिकल लेयर। इनमें देखिए ज़्यादातर थ्योरी थ्योरी है, तो आपको ज़्यादातर चीज़ें लर्न करनी पड़ेंगी, मतलब याद रखनी पड़ेंगी। बाकी मैं फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक चीज़ आपको हर नेटवर्क डिवाइसेस के लिए जो याद रखनी है वो ये है कि कौन सा नेटवर्क डिवाइस कौन सी लेयर पे काम करता है। तो रिपीटर, जैसे कि हमने फर्स्ट पढ़ रहे हैं रिपीटर। रिपीटर्स जो होते हैं वो फिजिकल लेयर पे काम करते हैं। फिजिकल लेयर में हम जानते ही हैं जो फिजिकल मीडियम, फिजिकल लेयर में फिजिकल मीडियम मीडिया जो है वो यूज़ होती है, जैसे केबल्स वगैरह ये सब फिजिकल लेयर में यूज़ होते हैं। फिजिकल लेयर में कंप्यूटर्स फिजिकली एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो रिपीटर्स कहाँ काम करते हैं? फिजिकल लेयर पे। ये एक हार्डवेयर है, प्योर हार्डवेयर है। ये क्या है? प्योर हार्डवेयर हार्डवेयर है, इसमें कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है। इसी वजह से ये डेटा को फिल्टर नहीं कर पाता है। फिल्टर करने का सेंस क्या है कि डेटा को फिल्टर करने का सेंस ये है कि जब रिपीटर में कोई डेटा आता है तो वो इस बात का डिसीजन नहीं ले पाता है कि उस डेटा को आगे फॉरवर्ड करना है या नहीं करना है। वो जस्ट एज इट इज उसको फॉरवर्ड कर देता है। वो करता क्या है? मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये रिपीटर है। जैसे ये रिपीटर है, इस तरफ ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, और इस तरफ ये एक लाइन है। तो मान लीजिए ये ए, नोड ए से नोड बी, बी तक डेटा ट्रांसफर करना है, इधर से इधर डेटा ट्रांसफर करना है। ये ए से बी डेटा ट्रांसफर कर रहा है, तो रिपीटर जब बीच में आता है, रिपीटर जब बीच में आता है तो रिपीटर क्या करता है? इस डेटा को एज इट इज इधर फॉरवर्ड कर देता है। तो फिर यूज क्या हुआ रिपीटर का? रिपीटर का यूज ये होता है कि जैसे मान लीजिए ये 500 मीटर डिस्टेंस है, और हमने यूज केबल जो यूज कर रखी है वो कर रखी है 10 बेस टी, 10 बेस टी। 10 मतलब 10 Mbps की स्पीड से इसमें डेटा ट्रेवल करता है, और टी पी इन द सेंस 500 200 अपन जो भी मानना चाहे वो मान सकते हैं। 500 मीटर के बाद में डेटा अटेन्यूएट होना शुरू हो जाएगा। सिग्नल अटेन्यूएट, सिग्नल, ये सिग्नल जा रहा है, ये अटेन्यूएट होना हो जाएगा। मतलब पहले यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से ऐसे धीरे धीरे सिग्नल कमजोर पड़ जाएगा। तो रिपीटर क्या करता है? उसको उसकी एक्चुअल फॉर्म में, वापस एक्चुअल फॉर्म में लाके और उसको ट्रांसफर कर देता है। ये काम होता है रिपीटर का। ठीक है। ये टू पोर्ट डिवाइस होती है। इट्स जॉब इज सिग्नल रीजनरेशन ऑन द सेम नेटवर्क। सेम नेटवर्क पे सिग्नल रीजनरेट कर देता है। टू पोर्ट डिवाइस होता है। रिपीटर कैन नॉट एम्पलीफाई। अब आपसे ये पूछा जा सकता है, क्या रिपीटर एम्पलीफायर होते हैं? रिपीटर एम्पलीफायर नहीं होते। एम्पलीफायर क्या होते हैं? एम्पलीफायर क्या होते हैं? जो मान लीजिए ओरिजिनल सिग्नल की स्ट्रेंथ थी एक्स, तो उसको कर देंगे 2x। एक सेकंड, हाँ। मान लीजिए ओरिजिनल सिग्नल की स्ट्रेंथ थी एक्स, उसको ये क्या कर देंगे? अरे यार, ये क्या हो रहा है? एक मिनट। उसको क्या कर देंगे? ये 2x। क्या कर देंगे? 2x। लेकिन रिपीटर्स क्या करते हैं? ओरिजिनल सिग्नल की स्ट्रेंथ अगर x है और वो डिक्रीज होते 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 कम हो गई है, तो वापस उसको x ही कर पाएगा। वो उसको 2x नहीं करेगा। मतलब एम्पलीफायर, जैसा कि अपन जानते हैं, एम्पलीफायर नाम से ही पता लग रहा है, एम्पलीफाई कर देता है, उसकी स्ट्रेंथ को दुगना कर देता है, तिगुना कर देता है। लेकिन रिपीटर क्या करते हैं? उसकी ओरिजिनल स्ट्रेंथ में ही उसको कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, when signal becomes weak the copy signal okay, collision possibility is high with repeaters। repeaters के साथ collision possibility होती है, वो हाई होती है। कॉलिजन बहुत ज्यादा हो सकता है, क्योंकि क्या होता है कि मान लीजिए, एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ वापस। एक सेकेंड। हम्म इसमें कॉलिजन पॉसिबिलिटी हाई क्यों होती है? क्योंकि मान लीजिए इसने भी डेटा ट्रांसफर किया, इसने भी किया, इसने भी किया, इसने भी किया, इसने भी किया, ये इधर कर रहे हैं, ये इधर कर रहे हैं, तो सिग्नल आपस में जाके टकरा जाएंगे, डेटा टकरा जाएगा। जितने नोड्स होते हैं उतनी ही इसकी कॉलिजन डोमेन होती है। ठीक है।
एन नंबर ऑफ नोड्स है तो एन नंबर ऑफ इसकी कोलिजन डोमेन्स होगी। ठीक है, तो ये हो गया रिपीटर के बारे में। इसके बाद बाद में आता है हब। हब्स जैसा कि हमने पढ़ा था, स्टार टोपोलॉजी में पढ़ा था हमने, हब्स। हब्स के चारों तरफ नोड्स कनेक्ट होते हैं, तो वही वाला हब्स यहाँ पे। हब ऑल्सो वर्क ऑन फिजिकल लेयर। रिपीटर फिजिकल पे कर रहे थे, हब भी कहाँ कर रहे हैं, फिजिकल लेयर पे। ये एक मल्टी पोर्ट रिपीटर होता है। क्या होता है? मल्टी पोर्ट रिपीटर। मतलब कि रिपीटर में सिर्फ दो पोर्ट थे, इसमें दो से ज्यादा पोर्ट होते हैं। यहाँ मैंने एग्जांपल में सिर्फ तीन पोर्ट दिखा रखे हैं, लेकिन दो से ज्यादा भी, तीन से ज्यादा, या मतलब मल्टी पोर्ट कितने भी पोर्ट इसमें हो सकते हैं। हब ऑल्सो कैनॉट फिल्टर डेटा। हब भी डेटा को फिल्टर नहीं कर सकता है, जैसा कि रिपीटर नहीं कर सकता है। और हब्स एक काम और करता है, हब के पास जितना भी डेटा आता है वो सॉरी, बाकी सभी डिवाइसेस को, या वो बाकी सभी क्या बोलते हैं, नोड्स को ट्रांसमिट कर देता है। होता क्या है, जब एक सेंडर सेंडर डिवाइस से डेटा ट्रांसफर होता है तो हब के पास आता है, और हब उसको चारों तरफ सभी डिवाइसेस को ट्रांसफर कर देता है। जो रिसीवर होता है वो एक्सेप्ट कर लेता है, और बाकी सब उसको रिजेक्ट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए ये N3 नोड है, इसने डेटा ट्रांसफर किया इधर, तो ये क्या करेगा, हब क्या करेगा, इसको भी भेजेगा, इसको भी भेजेगा। अगर रिसीवर ये है तो ये डेटा एक्सेप्ट कर लेगा और ये रिजेक्ट कर देगा। अगर रिसीवर ये है तो ये एक्सेप्ट कर लेगा और ये रिजेक्ट कर देगा। इस तरह से हब्स काम करता है। अब इसकी कॉलिजन डोमेन कितनी होती है? वन होती है। मान लीजिए इसने, इन दोनों ने डेटा ट्रांसफर कर दिया। अब इधर एक ही है, एक से ज्यादा हो तो भी कोई फर्क नहीं है। इन दोनों ने एक साथ डेटा ट्रांसफर कर दिया, तो इसका डेटा भी इधर से आके यहाँ आएगा, इसका डेटा भी यहाँ आएगा, और आपस में कोलाइड कर जाएगा, कोलिजन हो जाएगा। इसकी कोलिजन डोमेन होती है वन। अब हब होते हैं टू टाइप्स के। हब कौन से होते हैं? टू टाइप्स के हब्स होते हैं। ये देखिए, मैं एक मिनट जूम कर देता हूँ। ट्रांसपेरेंट, सॉरी सॉरी सॉरी, एक्टिव हब एंड पैसिव हब। कौन से होते हैं? Active hubs and passive hub. Active hubs have their own power supply and they can clean, boost and relay signal along with the network. Active hubs के पास अपनी खुद की पावर सप्लाई होती है। ठीक है, खुद की पावर सप्लाई होती है, और वो क्या करते हैं, उस पावर सप्लाई की बेस पे, उस पावर यूज ऑफ दैट पावर सप्लाई, वो क्या कर सकते हैं, डेटा को क्लीन कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं और रिले कर सकते हैं। एक्टिव हब्स रिपीटर्स की तरह ही काम नहीं करते हैं, बल्कि वो वायरिंग सेंटर भी होती है। पावर सप्लाई होती है तो वायरिंग सेंटर तो होगी, और वो क्या करते हैं, नोड्स के बीच में डिस्टेंस को एक्सटेंड करने का काम करता है। एक्सटेंड करने का मतलब, दो नोड्स के बीच में अगर डिस्टेंस है, और हमें और भी, मान लीजिए उसके बीच में कुछ और भी क्या बोलते हैं, दूसरा कोई डिवाइस डालना है या दूसरी नोड डालनी है, तो उनको उनको उनकी डिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा। और वो काम कौन करता है? एक्टिव हब। क्योंकि एक्टिव हब क्या कर देते हैं, रिपीटर्स की तरह रिले करते हैं सिग्नल को। बट पैसिव हब्स में ऐसा नहीं होता है। उनके पास खुद की पास पावर सप्लाई नहीं होती है, उनका कोई वायरिंग नोड्स नहीं होता है। वो कहाँ से वायरिंग, उनकी खुद की भी कोई वायरिंग नहीं होती है, और वो, उनके पास पावर सप्लाई नहीं होती है, वायरिंग नहीं होती है, इस वजह से वो डेटा को क्लीन और बूस्ट नहीं कर सकते। और नोड्स के बीच में डिस्टेंस भी एक्सटेंड नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो पावर सप्लाई लेते हैं कहाँ से, कहाँ से लेते हैं पावर सप्लाई, ये देखिए, दे कलेक्ट वायरिंग फ्रॉम नोड्स। वो नोड्स से ही दे कलेक्ट वायरिंग फ्रॉम नोड्स। वो नोड्स से ही अपनी पावर सप्लाई लेते हैं। नोड्स से पावर सप्लाई लेंगे तो अगर उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगी, तो उनकी जो वायरिंग है वो भी बढ़ानी पड़ेगी, तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। इस वजह से हम नोड्स के बीच की डिस्टेंस नहीं बढ़ा सकते पैसिव हब्स में, लेकिन एक्टिव हब्स में बढ़ा सकते हैं। क्योंकि एक्टिव हब्स के पास खुद की वायरिंग होती है, खुद की पावर सप्लाई होती है, तो उसको नोड्स से वायरिंग और पावर सप्लाई लेने की जरूरत नहीं पड़ती, तो उनके बीच की दूरी बढ़ सकती है आराम से। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए, एक सेकेंड, तो जो मेन डिफरेंस होता है एक्टिव हब और पैसिव हब में, वो यही होता है कि एक्टिव हब अपनी खुद की पावर सप्लाई यूज करते हैं और वायरिंग यूज करते हैं, जबकि पैसिव हब्स खुद की पावर सप्लाई और वायरिंग यूज नहीं करते हैं, वो नोड्स की ही लेते हैं। नेक्स्ट आता है ब्रिज।
ब्रिज क्या होता है? ब्रिज, अब देखिए, वो दोनों फिजिकल लेयर पे काम कर रहे थे, ब्रिज काम करता है डेटा लिंक लेयर पे। डेटा लिंक लेयर पे क्या होता है कि ब्रिज इज अ रिपीटर विद एन एडिशनल फंक्शनलिटी ऑफ डेटा फिल्टरिंग। ब्रिज क्या होता है? डेटा को फिल्टर भी कर सकता है। फिल्टर करने का सेंस क्या होता है? जैसा मैंने बताया था कि वो ये डिसाइड कर सकता है कि कौन से डेटा को फॉरवर्ड करना है या कौन से डेटा को फॉरवर्ड नहीं करना है। तो इट परफॉर्म्स द फिल्टरिंग बाय द रीडिंग मैक एड्रेसेस ऑफ सोर्स एंड डेस्टिनेशन। अब एक होता है मैक एड्रेस, एक होता है मैक एड्रेस और एक होता है आईपी एड्रेस। मैक एड्रेस क्या होता है? फिजिकल एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस क्या होता है? वर्चुअल एड्रेस होता है, जो इंटरनेट के ऊपर हम जानते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल, IPv4 जो एड्रेस यूज करते हैं अपन, IPv4, IPv2, वो सब। तो मैक जो होता है, सॉरी, ब्रिज जो होता है वो मैक एड्रेस को, मैक एड्रेस के बेसिस पे डेटा फिल्टर करता है। जैसे ये क्या करेगा? सोर्स और डेस्टिनेशन की मैक एड्रेस रखेगा, और फिर क्या करेगा? यहाँ से मान लीजिए इस ये एक और दो लाइन को, अगर ब्रिज किसी किन्हीं दो लाइन को कनेक्ट कर रहा है, ये लाइन लाइन वन लाइन टू, यहाँ से कोई पैकेट आया, तो यहाँ से कोई पैकेट आया, इसने क्या देख लिया कि इसके ऊपर सोर्स का डेस्टिनेशन, सॉरी, डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस है या नहीं है। अगर इस डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस नहीं है, तो ये क्या करेगा? इसको वापस रिवर्ट कर देगा इधर। और अगर डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस है, तो ये इधर इसको फॉरवर्ड कर देगा, ब्रिज। और ये भी क्या होता है? टू पोर्ट डिवाइस ही होता है, लेकिन ये टू लेंस को कनेक्ट करता है। रिपीटर की तरह ही ये भी टू पोर्ट डिवाइस होता है, सिंगल इनपुट लेता है, सिंगल आउटपुट पोर्ट होता है इसमें। अब ये ब्रिज भी दो तरह के होते हैं, कौन कौन से? ट्रांसपेरेंट ब्रिजेस और सोर्स राउटिंग ब्रिजेस। ट्रांसपेरेंट ब्रिजेस क्या होते हैं? दे आर ऑल्सो कॉल्ड डायनेमिक ब्रिजेस। डायनेमिक ब्रिजेस होते हैं क्योंकि स्टेशन आर कम्प्लीटली अनअवेयर। अच्छा, ये स्टेशन जो होते हैं ना, वो कम्प्लीटली अनअवेयर होते हैं, मतलब उनको पता नहीं होता कि उनके बीच में कोई ब्रिज भी काम कर रहा है। ये अपनी एक टेबल बना के रखते हैं। इनकी टेबल डायनेमिकली, इनकी टेबल बनती है कैसे? कि यहाँ से कोई एक एक पैकेट आया, जिसके ऊपर कोई क्या लिखा हुआ था, उसके हेडर में मैक एड्रेस लिखा हुआ था डेस्टिनेशन का, इस डेस्टिनेशन लैंड टू का एड्रेस लिखा हुआ था। तो इसने क्या किया? वो पैकेट फॉरवर्ड कर दिया। अब दूसरा कोई पैकेट आया, उस पे ये चेक कर लेगा कि ये एड्रेस लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। जैसे इस लाइन में भी, ये देखिए, इस लाइन में कई नोड होंगे, जैसा हम जानते हैं, इस लाइन में भी कई नोड होंगे। ठीक है, यहाँ से एक पैकेट आया जिसके ऊपर इस लाइन का एड्रेस मान लीजिए वन, इसका लिखा हुआ था, तो ये क्या करेगा? ये यहाँ पे एक टेबल बनाएगा और उसमें वन डाल देगा। मतलब ये वन का अगर वन, ये क्या करेगा? वन, नोड वन के एड्रेस का कोई पैकेट आएगा तो ये इसको फॉरवर्ड कर देगा। अब मान लीजिए इसने भेजा नोड टू के एड्रेस का कोई पैकेट भेजा, तो ये क्या करेगा? नोड टू के एड्रेस का पहले चेक करेगा टेबल में कि उस टेबल में इस एड्रेस का कोई डेस्टिनेशन है क्या। नहीं है, नोड वन का था, लेकिन अब टू आ गया तो ये टू भी डाल लेगा इसमें। इस तरह से करके ये पूरी टेबल बना लेगा, 3 1 2 3 4, इस तरह से डाल लेगा। अब अगली बार जब कोई पैकेट आएगा तो ये चेक कर लेगा पहले से कि इस टेबल में ये इसका इस डेस्टिनेशन का कोई नोड, इस डेस्टिनेशन एड्रेस का कोई नोड है। अगर है तो फिर फॉरवर्ड कर देगा, अदरवाइज नहीं करेगा। फिर दोबारा आएगा, अगर है तो फॉरवर्ड कर देगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो ये डायनेमिकली इस तरह से टेबल बनाता है। डायनेमिकली टेबल बनने के बाद में, मतलब डायनेमिकली मतलब डेटा पैकेट के ट्रेवलिंग के दौरान ही ये टेबल बनाता है और उसको फॉरवर्ड करता है। तो ये ट्रांसपेरेंट ब्रिज होते हैं। तो नोड्स को पता नहीं होता कि कोई टेबल बन रही है या इस तरह से डेटा फिल्टर हो रहा है, डेटा ट्रांसफर हो रहा है। अच्छा, अब सोर्स राउटिंग ब्रिजेस क्या होता है कि ये पहले से ही नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं, जो आपकी लैब्स वगैरह जो होती हैं, पहले से बनी हुई कंप्यूटर लैब्स आपकी स्कूल कॉलेजेस में होती हैं, उनमें पहले से ही डेटाबेस, सॉरी, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है? एक टेबल बना ही देता है पहले ही, 1 2 3 4 5 6। तो ये टेबल पहले ही बना देता है, इनका पहले ही मैक एड्रेस डिसाइड हो जाता है, और इस टेबल के अकॉर्डिंग ही डेटा जो है वो ट्रांसफर होता है, कहाँ से कहाँ? इससे यहाँ पे, मतलब इस वाले
लैन से इस वाले लैन के नोड्स में डेटा ट्रांसफर होता है पहले से बनी हुई टेबल के अकॉर्डिंग। तो वो क्या कहलाते हैं? स्टैटिक ब्रिजेस कहलाते हैं। इनको स्टैटिक ब्रिज भी कहते हैं, सोर्स राउटिंग ब्रिजेस। यहाँ पे राउटिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है स्पेसिफिक राउटिंग राउट के अकॉर्डिंग, स्पेसिफिक रूट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये दो तरह के ब्रिज। नेक्स्ट आता है स्विच। स्विच इज ऑल्सो वर्क स्विच ऑल्सो वर्क्स ऑन डेटा लिंक लेयर जस्ट लाइक ब्रिज। ब्रिज की तरह ही स्विच भी कहाँ काम करता है? डेटा लिंक लेयर पे। लेकिन ब्रिज में क्या था? टू पोर्ट थे। इसमें क्या होता है? ये मल्टी पोर्ट होता है ब्रिज में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लैन 1 2 3 4 मल्टी पोर्ट, बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं। और ये क्या करता है? बफर भी रखता है अपने अंदर एक। बफर में क्या करता है? डेटा स्टोर करता है, फिर फॉरवर्ड करता है। और इससे इसकी एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। स्विच एरर चेकिंग भी कर सकता है। एरर चेकिंग मतलब कि अगर कोई डेटा आया, उसमें कोई एरर है, तो वो क्या करेगा? उसको ट्रांसफर नहीं करेगा। और अगर एरर नहीं है तो वो उसको ट्रांसफर कर देगा। यानी कि ये सिलेक्टेड पैकेट्स को ही ट्रांसफर करता है। और इसमें पहले से एक बफर होता है। ठीक है, तो ये बफर का यूज क्या होता है बताओ? स्विच में बफर का क्या यूज होता है बताइए, सोच के बताइए। मैं बताता हूँ। बफर का यूज ये होता है कि जैसे इस लाइन ने अगर डेटा ट्रांसफर किया, तो ये क्या करेगा? इसको क्या कर लेगा? इस बफर में स्टोर कर लेगा। इस लाइन ने भी अगर उसी दौरान इस लाइन ने भी कर दिया, तो ये क्या करेगा? इस लाइन के अंदर से किसी नोड ने माफ कीजिए, सॉरी, इस लाइन के अंदर से किसी नोड ने, पूरा लाइन तो एक साथ डेटा ट्रांसफर करेगा नहीं। इसके अंदर जो नोड्स होंगे ना, वही तो करेंगे ना। नोड्स मतलब कंप्यूटर्स। मान लीजिए इसने किया तो इसको क्या स्टोर कर लेगा, इसने किया इसको स्टोर कर लेगा, इसने किया इसको स्टोर कर लेगा। और फिर मतलब ये कॉलिजन होने नहीं देगा। इस तरफ डेटा सिर्फ तभी पहुंचाएगा जो कि डेस्टिनेशन, इसको पता लग जाएगा इस डेस्टिनेशन पे ये डेटा भेजना है, उसी को भेजेगा। अदरवाइज ये इस बफर में स्टोर करके रखेगा डेटा। बफर में स्टोर एंड फॉरवर्ड इस टेक्निक का यूज करता है। तो कॉलिजन कहाँ होगा? नहीं होगा ना कॉलिजन, क्योंकि ये क्या कर लेगा? पहले स्टोर कर लेगा, फिर फॉरवर्ड करेगा। इस तरह से ये कॉलिजन डोमेन्स जो होती हैं उनको बहुत कम कर देता है। और ब्रॉडकास्ट अगर करना हो तो ये स्टोर नहीं करता, तो डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट कर देता है। जैसे इसने किया कि हमें ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है? जितनी भी नोट्स हैं उनको एक साथ मैसेज भेज देना, वो ब्रॉडकास्ट होता है। उसमें कोई डेस्टिनेशन नहीं होता है, सभी नोट्स डेस्टिनेशन होते हैं। इसमें क्या करेगा ये? अगर इस नोड ने कोई मैसेज भेजा, तो ये ब्रॉडकास्ट, अगर ब्रॉडकास्ट करना है तो सबको एक साथ कर देगा। लेकिन अगर ब्रॉडकास्ट नहीं करना है और क्या करना है, सोर्स टू डेस्टिनेशन डेटा ट्रांसफर करना है, तो ये क्या कर लेगा? पहले बफर में रखेगा, फिर ट्रांसफर, पहले बफर में फिर ट्रांसफर। तो इससे कॉलिजन नहीं होता है। उसके बाद में आता है राउटर। राउटर्स जो होते हैं वो मेनली नेटवर्क लेयर पे वर्क करते हैं। मेनली क्या नेटवर्क लेयर में वर्क करते हैं, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं, पी डी एन टी एस ये ओएसआई मॉडल की लेयर होती है। फिजिकल लिंक डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। ये 7 लेयर्स होती हैं। तो ये वर्क कौन सी लेयर पे करता है? इस लेयर पे करता है। कौन? राउटर। और राउटर मोस्ट इंटेलिजेंट डिवाइस होता है नेटवर्किंग डिवाइसेस में। ज्यादातर राउटर्स का ही आजकल काम होता है इंटरनेट पे, और सब जगह राउटर्स ही यूज होते हैं। तो डेटा ट्रांसफर कहाँ से? डेटा यहाँ से चला, यहाँ से आया, यहाँ से आया और नेटवर्क, फिर यहाँ से इस तरफ चला जाता है डेटा नेटवर्क से, और फिर वापस इस तरफ से। तो डेटा यहाँ से लेके यहाँ पे, यहाँ राउटर का रोल आ जाता है नेटवर्क लेयर पे। यहाँ राउटर का रोल आ जाता है नेटवर्क लेयर पे। ये राउटर क्या करता है? स्विच की तरह ही काम करता है। स्विच जिस तरह से काम करता है ना, मतलब मल्टी पोर्ट होता है, और सॉरी, स्विच की तरह ही काम करता है। स्विच क्या करता है? स्विच भी टू पोर्ट डिवाइस होता है, वैसे ही राउटर भी टू पोर्ट डिवाइस होता है। लेकिन स्विच सिर्फ मैक एड्रेस को यूज करता था, आईपी एड्रेस को यूज नहीं करता था। राउटर जो होता है वो आईपी एड्रेसेस को भी यूज करता है डेटा फॉरवर्ड करने के लिए। राउटर नॉर्मल कनेक्ट लैन एनवायरमेंट्स। राउटर क्या करते हैं? लैन और वैन को आपस में कनेक्ट करता है। जैसे हमारी कंप्यूटर लैब है, अगर वो इंटरनेट से जुड़ी हुई है, इंटरनेट से जुड़ी हुई है, वैन मतलब क्या? इंटरनेट वाइड एरिया नेटवर्क। तो किसी वाइड एरिया नेटवर्क, जैसे जो भी हम जियो फाइबर या जो भी यूज करते हैं, एयरटेल, या मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन
एज एन एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जैसे एयरटेल, जियो या कोई भी बीएसएनएल, जिसका भी हम यूज़ करते हैं, तो वो सब क्या होते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। और हमारा जो लैन होता है कि हमारे जो क्या बोलते हैं, लैब जो होती है उसमें लैन होता है। उस लैन को उस वैन से कनेक्ट करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज़ होती है, राउटर यूज़ होती है। राउटर क्या करता है, आईपी एड्रेस को यूज़ करते हुए डेटा ट्रांसफर करता है। और वो क्या करता है, जैसा कि मैंने बताया था, राउटिंग टेबल, जैसे कि टेबल जो बताई बताई थी ना मैंने, टेबल्स का यूज करते हुए डेटा ट्रांसफर करता है कौन, टेबल्स का यूज करते हुए डेटा ट्रांसफर कौन करता है, टेबल्स का यूज करते हुए डेटा ट्रांसफर कौन करता है, ब्रिज करता है। उसी तरह से राउटर क्या करता है, राउटर राउटिंग टेबल्स का यूज करते हुए डेटा ट्रांसफर का काम करता है। ट्रांसफर मतलब आगे से आगे सोर्स से डेस्टिनेशन डेटा ट्रांसफर करता है। अब इसमें आईपी एड्रेस का भी यूज हो सकता है। आईपी एड्रेस, IPv4, IPv2, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, उनका यूज करते हुए ये क्या करता है, डेटा ट्रांसफर करता है। ब्रॉडकास्ट डोमेन मोस्ट इंटेलिजेंट डिवाइस, ये तो मैंने बता ही दिया। अ, ठीक है, राउटर्स के बाद में आता है आपका गेटवे। गेटवे किस पे काम करता है, नेटवर्क लेयर पे और ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर पे। गेटवे क्या होता है, जैसा कि नाम ही अपने को पता लग रहा है कि गेटवे क्या होता है, दो डिफरेंट टाइप के नेटवर्क्स को आपस में जोड़ने का काम करता है गेटवे। गेटवे कैसे, जैसे मान लीजिए ये क्या है, फाइबर चैनल नेटवर्क है, और ये क्या है, आईपी नेटवर्क है। आईपी नेटवर्क जनरल नेटवर्क जो हमारा होता है वो, और फाइबर चैनल नेटवर्क। आईपी नेटवर्क में कौन कौन सी प्रोटोकॉल्स काम आती है, IPv4, IPv2, और इसमें फाइबर चैनल प्रोटोकॉल काम आती है। अब क्या होगा, यहाँ से अगर ये कोई डेटा ट्रांसफर करेगा और वो इस आईपी नेटवर्क में जाना है, आईपी नेटवर्क के किसी नोड के ऊपर वो जाना है, तो ये इसके हेडर में एड्रेस किसका होगा, एड्रेस कौन सा एड्रेस होगा, फाइबर चैनल वाला एड्रेस होगा हेडर में फाइबर चैनल वाला एड्रेस होने के कारण जब ये डेटा यहाँ पे आईपी में पहुंचेगा, तो ये क्या आईपी नेटवर्क है। आईपी नेटवर्क क्या सोचेगा कि फाइबर चैनल का हेडर कहाँ से आ गया, ये तो नेटवर्क तो आईपी नेटवर्क था, तो ये इसको क्या कर देगा, डायरेक्टली रिजेक्ट कर देगा। ये इसको डायरेक्टली रिजेक्ट कर देगा, क्यों, क्योंकि इसके हेडर में एड्रेस कौन सा था, सोर्स का एड्रेस कौन सा था, फाइबर चैनल वाला एड्रेस था, फाइबर चैनल प्रोटोकॉल वाला एड्रेस था। तो गेटवे क्या करता है कि फाइबर चैनल वाले हेडर को एनकैप्सुलेट कर देता है आईपी हेडर में। किसमें कर देता है, आईपी हेडर में। आईपी हेडर में एनकैप्सुलेट करके फिर इसको भेजता है। अब ये देखिएगा, अच्छा, सोर्स भी आईपी एड्रेस ही था, मतलब आईपी नेटवर्क ही था, तो ये एक्सेप्ट कर लेता है और कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाता है। तो गेटवे का काम ये होता है एक्चुअली। वो क्या करता है, दो डिफरेंट टाइप के नेटवर्क्स को आपस में कम्युनिकेट कराने की या उनके बीच में डेटा ट्रांसफर करने का काम करता है। किसके बेस पे, उनके हेडर को एक दूसरे के अंदर एनकैप्सुलेट करके। सेम थिंग यहाँ भी है। अगर आईपी आईपी नेटवर्क वाले अगर आईपी नेटवर्क से कोई पैकेट आ रहा है, तो उसके हेडर में किसका एड्रेस होगा, आईपी एड्रेस होगा। आईपी एड्रेस होगा, लेकिन सोर्स, और वो आएगा अगर यहाँ पे, तो ये क्या देखेगा, सोर्स के अंदर तो आईपी एड्रेस है, लेकिन मेरा नेटवर्क तो कौन सा है, फाइबर चैनल नेटवर्क है। फाइबर चैनल नेटवर्क में आईपी एड्रेस कहाँ से आ गया, तो ये क्या कर देगा, इसको रिजेक्ट कर देगा। वही काम इधर भी ये काम गेटवे करता है, ये इसको फाइबर चैनल के अंदर एनकैप्सुलेट करके भेजता है और फिर ये एक्सेप्ट हो जाता है। ठीक है, बाकी आप पढ़ लेना, इसमें थ्योरी थ्योरी है खाली। तो ये ये थे आपके नेटवर्क डिवाइसेस। अब एक छोटा सा पॉइंट आपका आ जाता है केबल्स का। फिजिकल लेयर में जो भी केबल्स यूज़ होती हैं, वो सारी केबल्स की बात हो रही है। इसमें ज़्यादातर चीज़ें आपको याद ही करनी पड़ेंगी। याद करने का मतलब रिमेंबर, मतलब याद ही करनी पड़ेंगी। ये रिमेम्बरेबल थिंग्स हैं, आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा इनको। ज़्यादा कुछ सोचने समझने वाली चीज़ें नहीं है इसमें, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, आप यहाँ से नोट कर लेना। मैं आपको अच्छी तरह से ये दिखा दूंगा, आप नोट कर लेना यहाँ से। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क केबल्स, अलग अलग नेटवर्क केबल्स कौन कौन सी होती हैं, कोएक्सियल केबल होती है, थोड़ा और जूम कर देता हूँ, देखिए। हाँ, कोएक्सियल केबल होती है, ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है, ट्विस्टेड पेयर केबल होती है, और ये सब केबल्स होती हैं। और केबल्स का यूज़ कहाँ होता है, दो डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए होता है, वही इसमें दे रखा है, देखिए। पहला आता है फिर ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्टेड पेयर केबल्स में क्या होता है कि
केबल्स जो होती हैं वो आपस में ट्विस्टेड होती हैं। ट्विस्टेड का मतलब ऐसे, ये आपने देखा ही होगा, ट्विस्टेड होती है ऐसे ऐसे। ये थोड़ा डायग्राम ढंग से नहीं बना है मुझसे। हम्म, ऐसे 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 ऐसे, तो मतलब एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट की हुई होती हैं केबल्स। और दोनों ये दोनों केबल्स होती हैं ये क्या होता है इनके ऊपर ये इस तरह से ये एक और शील्ड होती है ऊपर, ठीक है। अब इसमें भी दो तरह की होती है, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। शील्डेड ट्विस्टेड पेयर में क्या होता है, यहाँ पे एक शील्ड आ जाती है, अनशील्डेड में ये शील्ड नहीं होती है, बस इतना सा है। तो इस ट्विस्टेड पेयर में क्या अलग अलग में दोनों में डेटा ट्रांसफर होता रहता है। और ये ट्विस्टेड ट्विस्ट क्यों करते हैं और अलग अलग क्यों करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को कम करने के लिए। ये क्या होता है, इसमें नॉइज वगैरह नहीं आए, है ना, इसके लिए क्रॉस ओवर नहीं हो। क्रॉस ओवर, एन इथरनेट क्रॉस ओवर केबल इज अ टाइप ऑफ ट्विस्टेड पेयर। इथरनेट क्रॉस ओवर केबल इज टाइप ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल। इथरनेट केबल यूज टू कनेक्ट कंप्यूटिंग डिवाइसेस टुगेदर डायरेक्टली टू दैट वुड नॉर्मली बी कनेक्टेड बाय नेटवर्क स्विच, इथरनेट हब, और ये सब यही चीजें हैं इसमें। मतलब ट्विस्टेड पेयर को ट्विस्ट, इसमें क्वेश्चन यही बनता है कि ट्विस्टेड पेयर में दोनों केबल्स को ट्विस्ट क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को कम करने के लिए। उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस कम हो जाता है, नॉइस कम हो जाती है, बस ये सब चीजें। फाइबर ऑप्टिक में ऑप्टिकल फाइबर का यूज होता है, जिसमें कि लाइट लाइट ट्रेवल करती है, और डेटा जो है वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है। लाइट की स्पीड अपने को पता ही है, 3 × 10⁸ और बट बेस्ट केस तो कुछ होता ही नहीं है ना। आइडियल कंडीशन अचीव होती नहीं है इसका, ऑलमोस्ट 70% इंटू इंटू 10⁸ इतना ही अचीव हो पाता है इसमें, ऑप्टिकल फाइबर में, ठीक है। मल्टी मोड में क्या होता है, सिंगल मोड सिंगल मोड में तो एक ही केबल जाता है। मल्टी मोड में एक से ज्यादा केबल ऑप्टिकल फाइबर चले जाते हैं, बस ये है, और कुछ भी नहीं है इसमें। एक बात और बच गया, फिर आता है कोएक्सियल केबल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में डेटा ट्रांसमिशन होता है। और इसमें 10⁻5 जो मैंने अभी बताया था, 10⁻5, 10⁻T बोलते हैं यहाँ पे। टी आप कुछ भी ले सकते हो, 5 ले सकते हो, 10 ले सकते हो, है ना। तो मतलब इसका क्या हुआ, 10 नहीं सर 2, 10 का मतलब तो हुआ इसमें डेटा ट्रेवल करेगा वो 10 Mbps की स्पीड से ट्रेवल करेगा, 10 Mbps की स्पीड से ट्रेवल करेगा। और 5 का मतलब 500 मीटर, मैक्सिमम डेटा ट्रेवल जो होगा वो 500 मीटर तक ही होगा। बेस 2 है तो 200 मीटर तक ही होगा। बेस का मतलब ये है बेस केबल, बेस का मतलब है बेस केबल, मतलब कि एक केबल, बेस का मतलब एक ही केबल इसमें यूज हो रही है, ब्रॉड एक ही सिग्नल इसमें एक बार में जा रहा है, ब्रॉड। और ब्रॉडबैंड में बेस बैंड, सॉरी बेस का मतलब बेस बैंड मतलब एक ही केबल, एक ही सिग्नल जा रहा है। ब्रॉडबैंड में बहुत सारे सिग्नल्स एक साथ जा रहे हैं, जैसे कि ब्रॉडबैंड कनेक्शंस में होता है, ठीक है। ये सब कोएक्सियल केबल्स टीवी सिग्नल्स के लिए और इन सब के लिए यूज होते हैं, या आप देख लेना, इनमें सिर्फ थ्योरी पढ़ लेना। पैच का मतलब क्या होता है, टुकड़ा। पैच का यूज कहाँ होता है, दो डिवाइसेस को जोड़ने के लिए होता है। दो डिवाइसेस कौन कौन सी हो सकती है, दो कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि आपने वीजीए केबल्स और ये सब होते हैं ना, वो पैच केबल्स में आ जाते हैं। और एक्सटेंशन के रूप में भी, एक्सटेंशन के तरह भी यूज किए जा सकते हैं, सिग्नल राउटिंग में भी यूज की जा सकती हैं। और ये सब केबल्स का मतलब, केबल्स में ज़्यादातर थ्योरी है इनकी। अगर डायग्राम्स आपको देखने हो तो कहीं भी आप नेट पे डालोगे कोएक्सियल केबल, इसका डायग्राम उठ के सामने आ जाएगा। तो इसमें मुझे लगा नहीं इतना कुछ खास, और प्रोग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोई इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ रट्टा मारने वाली चीज़ें हैं और थ्योरी पोर्शन है। तो मुझे नहीं लगता इनमें से कोई क्वेश्चन आएगा, और आ भी जाएगा तो आप आराम से कर दोगे, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। अगर ये आपने 4-5 लाइनें जो मैंने दी हैं ये पढ़ लेंगे तो आराम से ही हो जाएगा। तो आज नेटवर्क डिवाइसेस में इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में फिर से आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।